बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रग्स फॉर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रीटमेंट। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हम लोग जिसकी ट्रीटमेंट को हम लोग देख रहे हैं, जो मेन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो है अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, सीओपीडी। ये डिजीज़ेस किसकी हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की है। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा के जो सिम्टम्स है, इसमें हमारा जो एयरवे जो है ये क्या हो जाता है, जहाँ से ऑक्सीजन इंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो हमारा ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, ये क्या हो जाता है? ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। दूसरा, इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो यहाँ पर मेडिएटर्स, केमिकल मेडिएटर्स वगैरह रिलीज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है और कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से एयर का गुजरना अब क्या हो गया? मुश्किल हो गया है। तो क्या होता है अस्थमा में? इसके सिम्टम्स क्या है? चेस्ट टाइटनेस होती है, क्योंकि ये अब क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट हो गया, तो सांस लेना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, फेंटिंग होती है, ब्लू लिप्स होते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में, तो इस वजह से बॉडी जो है वो लिप्स जो है वो ब्लू हो जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया? हमारा जिस वे से हमारा जो ऑक्सीजन है वो इंटर हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था, अब वो क्या हो गया? नैरो हो गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। चेस्ट पेन हो रहा है, हमें चेस्ट टाइटनेस हो रही है, ब्रीथिंग में हमें क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इसके सिम्टम्स है। काज क्या है? काज इसकी जो है हो सकता है एलर्जी हो, बंदे को एलर्जेंस की वजह से जाके केमिकल रिएक्शंस अंदर हुआ और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हुआ हो, ये भी हो सकता है। या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो मेन काज जिस तरह एलर्जी है, एज पे डिपेंड करता है, किससे कोई ऑलरेडी कोई डिजीज़ हो या फिर हम लोगों ने कोई ड्रग ली हो इस तरह की, जिसकी वजह से जो अस्थमा काज करता हो। तो इसके बहुत सारे क्या हैं? काजेज़ हैं। अब हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अस्थमा को हम लोग ट्रीट करें, जो हमारे पास मेन जो ड्रग्स हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, वो है बीटा 2 एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बीटा अस्थमा को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या है? बीटा एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास एक है सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, दूसरे जो हैं वो नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं? नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास एपिनेफ्रिन है और दूसरा जो है वो है एफेड्रिन। ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट के अलावा हमारे पास आइसोप्रोटेरिनोल भी है। ये क्या है? ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों को क्या करता है? दोनों पे जाके एक्ट करता है आइसोप्रोटेरिनोल। एपिनेफ्रिन, ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है, एफेड्रिन भी। एपिनेफ्रिन और एफेड्रिन में ये डिफरेंस है, एपिनेफ्रिन का जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन तो जल्दी होता है ना, लेकिन इसका जो एक्शन है वो कुछ मिनट के लिए रहता है, 15 मिनट तक ये काम करता है, जबकि एफेड्रिन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है। एफेड्रिन लॉन्ग एक्टिंग है, तो एपिनेफ्रिन और एफेड्रिन में हम लोग फिर एफेड्रिन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है, बस इसकी एडवर्स रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हम लोग यूज़ नहीं करते ज़्यादा। तो हम लोग नॉन सेलेक्टिव की तरफ नहीं जाते, क्योंकि इसके एडवर्स रिएक्शन क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करते हैं ना, तो ये हार्ट रेट को ज़्यादा करते हैं, कार्डियक आउटपुट को ज़्यादा करते हैं, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जाकर रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। एफेड्रिन जो वो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को ज़्यादा करता है, तो ये जाके अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, वहाँ से ग्लूकागॉन की रिलीज़ को ज़्यादा करता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके एडवर्स रेगुलेशन, तो हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट की तरफ जाते हैं, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास दो तरह की ड्रग्स है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में हमारे पास जो है वो है अल्ब्यूट्रोल, मेटोप्रोटेरिनोल और टर्ब्यूटलिन। ये क्या है? ये शॉर्ट एक्टिंग है, बीटा 2 एगोनिस्ट। और दूसरे जो है लॉन्ग एक्टिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे? एट अ टाइम एक्यूट अस्थमा में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो है हम लोग क्रोनिक अस्थमा में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या है? फार्माट्रोल है, एंडासेट्रोल है और साल्मीट्रोल है। ये 4 ड्रग्स क्या है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। रैपिड जो शॉर्ट एक्टिंग है, इसका जो ऑनसेट है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स का, इसका ऑनसेट जो है वो जलती है। ये 5 से 30 मिनट में क्या करता है? अपना एक्शन जो है वो शो करता है 50 to 30 मिनट में। और इसका जो ड्यूरेशन है कितने टाइम तक करता है? 4 to 6 हॉर्स तक। कौन? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें हमारे पास जो मैं ड्रग्स है, मैंने क्या बताया? अल्ब्यूट्रोल, मेटोप्रोटेरिनोल और टर्ब्यूटलिन। और लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स हैं, इसका जो ड्यूरेशन जो है वो कितना है? ये 12 हॉर्स तक अपना काम करता है। इसके बाद हम लोग जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ आते हैं।
ये तो बीटा 2 एगोनिस्ट थे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बेक्लोमिथासोन, ब्यूटीसोनाइड, सिक्लिसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन, मोमिटासोन और ट्राइअमसिनोलोन। ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हम लोग ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इसका सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ये क्या करती हैं, ये जाके फास्फोलाइपेज A2 को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। फास्फोलाइपेज A2 क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम का क्या काम है, जब एराकिडोनिक एसिड से हमारे पास क्या बनती हैं, एराकिडोनिक एसिड से हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या बनता है, HPETE। ये क्या है, हाइड्रो पर ऑक्सी आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। HPET बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ 5 लोक्स लिपोक्सीजिनेस की प्रेजेंस में। देन HPET से क्या बनता है, 5 लोक्स की प्रेजेंस में, 5 लिपोक्सीजिनेस की प्रेजेंस में क्या बनता है, LTA4, लिकोट्राइन A4। तो इससे आगे क्या बनता है, LTC4 और यहाँ पे LTB4 इन द प्रेजेंस ऑफ LTC4 सिंथेज। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, LTA4 हाइड्रोलेज। इसकी प्रेजेंस में ये बनते हैं। तो फास्फोलाइपेज का क्या काम है, ये एराकिडोनिक एसिड बनाता है। एराकिडोनिक एसिड कहाँ से बनता है, हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से जो हमारे पास ये जो वो बनते हैं फास्फोलाइपेज जो है लिकोट्राइन्स वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा एराकिडोनिक एसिड से हमें पता है इससे क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह बनता है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह हैं, ये लिकोट्राइन्स हैं, ये क्या है, ये हमारे पास केमिकल मेडिएटर्स हैं। फास्फोलाइपेज क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड्स। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, हमारे पास लिपिड्स हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स से ये क्या बनाती है, एराकिडोनिक एसिड। फास्फोलिपिड्स का कहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे। मेम्ब्रेन लिपिड्स से ये क्या बनाती है, एराकिडोनिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, फास्फोलाइपेज को इनहिबिट करेगा। तो हमारे पास ये जो केमिकल मेडिएटर्स हैं, ये जो इन्फ्लेमेशन काज करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, लिकोट्राइन वगैरह, ये क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। तो इस तरह जो हम लोग क्या करेंगे, इस डिजीज़ को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। टी सेल लिम्फोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की वहाँ पे माइग्रेशन नहीं होगी लिकोट्राइन्स की वजह से। कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, उनमें कुछ सिक्रीशन जो भी जो है वो कम हो जाएगी। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके अलावा हम लोग इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हैं। इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो हमारे पास रूट्स हैं वो है इनहेलेशन से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, इसको हम लोग ओरल या फिर क्या बोलते हैं, सिस्टमिक यूज़। इसका इनहेलेशन क्योंकि ये लोकल यूज़ है, ये जाके लोकल इफेक्ट शो करता है। और ओरल जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है, तभी हम लोग इसको ओरल या सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन वे बोलते हैं। तो इनहेलेशन रूट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनहेल करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, इनहेल किया तो डायरेक्टली जाके हमारी जो ड्रग है वो क्या करेगी, ब्रोंकाई वगैरह पे अपना इफेक्ट शो करेगी। और इसमें क्या करेंगे हम लोग जो है वो टैबलेट वगैरह ओरली लेंगे, इसके बाद स्टमक में जाएगी, स्टमक से लिवर में, देन ब्लड में जाके इफेक्ट शो करेगी। ये जो इनहेलेशन, ये जो लोकल इफेक्ट शो करती है, इसका जो है हमारे पास क्या है, इतने एडवर्स रिएक्शन नहीं है जितने ओरल वे के, क्योंकि ये जस्ट लोकल इफेक्ट शो करती है, इसके एडवर्स रिएक्शन कम है। इसका जस्ट ये एडवर्स रिएक्शन है इनहेलेशन के, ये कैंडिडियासिस काज करता है। क्योंकि ये क्या करता है, कैंडिडियासिस कैसे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो लैरिंग्स में, माउथ में, फेरिंग्स में क्या करता है, जो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं उनके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह को, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस वगैरह को। तो वहाँ पे ये जो फंगस है, कैंडिडियासिस है, वो इजली ग्रो करेगा, तो कैंडिडियासिस हो जाएगा। और ओरल रूट से जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास जो है वो प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोन है। दूसरा जो है हमारे पास क्या है, आईवी सिस्टमिक में आईवी जो है वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये आईवी यूज़ करते हैं, प्रेडनिसोन को ओरल यूज़ करते हैं। तो ये इसके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, इनके अलावा बीटा 2 एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अलावा हमारे पास जो कुछ और ड्रग्स हैं, अगर ये ड्रग्स काम नहीं करी तो हम लोग अल्टरनेटिव ड्रग्स यूज़ करेंगे अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। उसमें हमारे पास क्या है, ल्यूकोट्राइन मोडिफायर्स, क्रोमोलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, थियोफाइलिन और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये ड्रग्स जो है, अगर वो ड्रग्स काम नहीं कर रही, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बीटा 2 एगोनिस्ट,
तो सबसे पहले अगर वो दोनों काम नहीं करी तो मोनोथेरेपी में अगर काम नहीं करी तो उन दोनों को कम्बिनेशन देंगे, फिर भी अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ड्रग्स यूज़ करेंगे लाइक दिस। लिकोट्राइन मॉडिफायर्स में हमारे पास सबसे पहले हम लोग लिकोट्राइन मॉडिफायर्स को देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लिकोट्राइन मॉडिफायर्स, लिकोट्राइन मॉडिफायर्स में हमारे पास जो है वो ज़ाइल्यूटोन ड्रग है, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ाफिरलोकास्ट और मोंटिलोकास्ट। ज़ाइल्यूटोन क्या करती है, ज़ाइल्यूटोन जाके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि मेम्ब्रेन लिपिड से फास्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में क्या बनता है, एरिकिडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड से देन PETE बनता है। ये क्या है, हाइड्रो पर ऑक्सी आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 5 लिपोक्सीजिनेज। देन इससे 5 लिपोक्सीजिनेज से LTA4 बनता है, लिकोट्राइन F4, देन LTC4, LTP4। तो LTC4 क्या है, और इससे फिर क्या बनता है, LTE4। ये क्या है, ये पोटेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हैं, और ये क्या है, पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट है। ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह, मैक्रोफेजेस वगैरह को, तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो ज़ाइल्यूटोन क्या करती है, ये वाली ड्रग ज़ाइल्यूटोन क्या करती है, जाके इस 5 लिपोक्सीजिनेज को ब्लॉक करेगी। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास ये लिकोट्राइन्स वगैरह नहीं बनेंगे, जो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है और ये कीमो अट्रैक्टेंट है, ये नहीं बनेगा। दूसरा हमारे पास ज़ाफिरलोकास्ट और मोंटिलोकास्ट, ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे हमारे पास LTC4 LTE4 बना है ना, इसे हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिस्टीनाइल लिकोट्राइन्स। इस ये जो LTC4 LTE4 है, इसको जाके क्या करेगी, एंटागोनाइज करेगी। LTC4 LTE4 के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, सिस LT1। ये इन रिसेप्टर्स को ऊपर जाके क्या करेगी, इनको ब्लॉक कर देगी। तो इसके ऊपर LTC4 LTE4 नहीं लगेगा, तो क्या होगा, LT4 नहीं लगेगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी। तो ये किसको ब्लॉक करती है, सिस LT1 रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है, रिसेप्टर्स किसके, LTC4 और LTE4 के रिसेप्टर्स हैं, वो क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स, तो ब्रोंको डायलेशन होगी। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम लोग इनकी पीके की तरफ आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। हम ये ज़ाइल्यूटोन, ज़ाफिरलोकास्ट, मोंटिलोकास्ट जो है वो ओरली जो है एडमिनिस्टर करते हैं, और ज़ाइल्यूटोन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है ज़ाइल्यूटोन, और ये जो ज़ाफिरलोकास्ट और मोंटिलोकास्ट जो है ये बाइल में एक्सक्रीट होता है, ये बाइल में, और ज़ाइल्यूटोन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। इसके बाद इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं कि इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। हेडेक काज करता है, डिस्पेप्सिया काज करता है, ये इसके एडवर्स रिएक्शन है। और इसके अलावा ये ज़ाइल्यूटोन जो है, ज़ाइल्यूटोन इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये है कि ये साइटोक्रोम P1A2 को जाके ब्लॉक करता है। तो जिस ड्रग को ये मेटाबोलाइज करेगा तो उसका प्लाज्मा लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी होगी। और ज़ाफिरलोकास्ट जो है वो, ये ड्रग जो है ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इनहिबिट करेगी। तो ये इसके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। के अलावा हेडेक और नोजिया वगैरह भी ये काज करती हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो हमारे पास है क्रोमोलिन सोडियम, या और एक और ड्रग है इसके साथ, वो है नेडोक्रोमिल। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इनका जो एक्शन है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं, ये मास्ट सेल को एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन कैसे शो करती हैं, ये जाके मास्ट सेल को इनहिबिट करती हैं। मास्ट सेल से जो डीग्रेनुलेशन है, मास्ट सेल के पास जो वेजिकल्स हैं, जो यहाँ से फिर हिस्टामिन रिलीज होता है, इस रिएक्शन को ये क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। डीग्रेनुलेशन को ये क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। तो ये जो हिस्टामिन है वो रिलीज नहीं होगा। हिस्टामिन क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, कीमो अट्रैक्टेंट है, वहाँ पे जाके क्या करता है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन करवाता है ना, तो क्या होगा, ब्रोंको जब वो इनहिबिट होगा तो क्या होगा, ये काम नहीं होगा, तो बंदे को इस तरह अस्थमा जो है वो ट्रीट होगा। इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्रोमोलिन और नेड्रोकोमिल को, इसको हम लोग जो है नेब्यूलाइज़र में यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग एक्यूट यूज़ इसका नहीं है, मतलब बंदे को एकदम से एक्यूट अस्थमा हो जाए तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको हम लोग जो है वो
यूज़ करते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। दूसरा ये जो इसका जो यूज़ है वो इतना कम क्यों है, वो इस वजह से कि हम लोग इसकी डोज जो है वो 3 to 4 टाइम्स जो है वो रिपीट करनी पड़ती है, तो इस वजह से इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है क्रोमलिन और नेडोक्रोमिल के, वो ये है कि ये कफ काज करता है, इरिटेशन काज करता है, अनप्लेजेंट टेस्ट जो है वो काज करता है, क्रोमलिन और नेडोक्रोमिल। इसके बाद हम लोग जो है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, थर्ड जो है हमारे पास है वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में हमारे पास जो है वो दो तरह की ड्रग्स हैं, एक जो है वो शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा जो है वो लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो है वो एप्राट्रोपियम है, एप्राट्रोपियम, और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास क्या है, टायोट्रोपियम है, टायोट्रोपियम। ये क्या करती हैं, जाके जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं, M3 रिसेप्टर्स ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल्स के सेल के ऊपर जो M3 रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन, क्योंकि इन रिसेप्टर्स पे, M3 रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है। तो M3 रिसेप्टर जब एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है, ये GQ रिसेप्टर्स हैं, GQ रिसेप्टर्स हैं, तो ये क्या करेगा, जब ये एक्टिवेट होगा तो डेग और IP3 का लेवल ज़्यादा होगा। जब IP3 डेग का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। तो ये इसका यूज़ है। इसके अलावा इसकी जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ये है कि ये जीरोस्टोमिया काज करता है। हम लोग जो है वो एट्रोपिन को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो इसका डिफ्यूज़ एक्शन है ना, दूसरा वो उसका जो ऑनसेट है वो लेट ऑनसेट है, लेट ऑनसेट की वजह से भी दूसरा उसका एक्शन भी डिफ्यूज़ है, तो उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज़्यादा है, तो एट्रोपिन को हम लोग नहीं यूज़ करते। इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में हमारे पास क्या है, ओमालिज्यूमब और मेपोलिज्यूमब, बेंड्रालिज्यूमब, रेस्लिज्यूमब। ओमालिज्यूमब क्या करता है, ये जाके IgE के साथ बाइंड करता है, IgE के साथ बाइंड करता है, तो IgE जो है वो जाके मास्ट सेल के साथ बाइंड नहीं करेगा। IgE के रिसेप्टर्स कहाँ पे, मास्ट सेल के ऊपर। IgE वैसे क्या करता है, IgE आके मास्ट सेल के रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, तो यहाँ से क्या करता है, हिस्टामिन को रिलीज़ करवाता है। लेकिन अब जो ओमालिज्यूमब क्या ने क्या किया, IgE के साथ अटैच किया, IgE को रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं होने दिया, तो हिस्टामिन जो वो रिलीज़ नहीं होगा। इस तरह ये अपना एक्शन शो करता है। मेपोलिज्यूमब, बेंड्रालिज्यूमब और रेस्लिज्यूमब ये क्या करते हैं, ये जाकर इंटरल्यूकिन 5 जो है इसको एंटागोनाइज करते हैं। इंटरल्यूकिन 5 का क्या है, एंटागोनिस्ट है, इसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, इसिनोफिल्स को, इसिनोफिल्स को ये एक्टिवेट करता है, और इनकी सर्वाइवल और एक्टिवेशन किसके वो जिम्मे है, वो है इंटरल्यूकिन 5 के। इंटरल्यूकिन 5 इनको एक्टिवेट करता है और सर्वाइव करवाता है। तो इंटरल्यूकिन 5 को कौन एंटागोनाइज करेगा, ये वाले ड्रग्स। तो ये वहाँ पे अब ये जो कीमो अट्रैक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो वो स्टॉप हो जाएगा। रेस्लिज्यूमब जो है इसका हम लोग IV यूज़ करते हैं, बाकी जो है दोनों जो है इसको हम लोग सबकुटेनियस यूज़ करते हैं। इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, एडवर्स रिएक्शन इसके ये है कि ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शो करता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शो करता है। इसके अलावा ये आर्थ्रेल्जिया शो काज करता है, फीवर और रेश वगैरह जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के सिम्टम्स जो वो काज करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जो है वो इसका एक्शन क्या है, थियोफाइलिन फर्स्ट एक्शन जो इसका, ये जाके फास्फोडाइस्ट्रेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये क्या करेगा, फास्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करता है। फास्फोडाइस्ट्रेस का काम क्या है, ये CMP को क्या करता है, डिग्रेड करता है, CMP को डिग्रेड करता है। जब ये डिग्रेड होगा तो CMP का लेवल कम हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। लेकिन हम लोगों ने अब क्या किया, PDE को इनहिबिट किया, तो CMP का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन। दूसरा जो इसका मैकेनिज्म थियोफाइलिन, ये क्या करता है, एडिनोसिन को एंटागोनाइज करता है। एडिनोसिन क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करता है, तो ये क्या करेगा, एडिनोसिन को एंटागोनाइज करेगा, तो ब्रोंको डायलेशन काज करेगा। थर्ड ये क्या करता है, ये जाके जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी डीमिथाइलेशन करेगा। जब हिस्टोन प्रोटीन की क्या होगी, डीमिथाइलेशन होगी, तो इससे तो DNA से RNA जो है वो नहीं बनेगा। RNA जब नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये रिएक्शन किसके लिए था, ये जो हमारे पास मीडिएटर्स हैं,
केमिकल मेडिएटर्स, ये जो इन्फ्लेमेशन के लिए जो मेडिएटर्स वगैरह बन रहे थे पहले, वहाँ पे इस रिएक्शन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन सेल्स के लिए ज़्यादा हो रहा था ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, केमिकल मेडिएटर्स ज़्यादा बन रहे थे। तो वो रिएक्शन अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोन क्या करेगा, डीमिथाइलेशन करेगा, तो ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास केमिकल मेडिएटर्स जो है वो अब नहीं बनेंगे। तो ये डिजीज़ इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। थियोफाइलिन का ये एक्शन है। थियोफाइलिन को जो है वो मेटाबोलाइज कौन करता है, साइटोक्रोम P1A2 इस और साइटोक्रोम P3A4 इसको मेटाबोलाइज करेगा। अगर इसका ओवरडोज हो गया तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये हैं कि ये अगर ओवरडोज हो गया तो ये क्या काज करता है, सीजर्स काज करता है। इसके अलावा थियोफाइलिन को हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि थियोफाइलिन का जो थेराप्यूटिक विंडो है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, एक तो ये वजह है। दूसरा ये क्या काज करता है, ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से, ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग थियोफाइलिन को यूज़ नहीं करते।